Hello dear students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today we are going to do our last chapter of science NCERT book and the chapter is garbage in, garbage out. So what is garbage? The waste we generate is called garbage. हम जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं, चाहे वो पेपर है, चाहे वो वेजिटेबल पील्स है, चाहे वो किचन वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सब क्या है? गार्बेज है. सो गार्बेज जैसे हम क्या एक फूड आइटम लेके आते हैं, बिस्किट्स लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, तो क्या होता है? वो एक प्लास्टिक रैपर में रैप होता है या पैक्ड होता है. तो हम उस चीज को तो खा लेते हैं, जैसे हमने बिस्किट खा ली तो उसका रैपर क्या है? वो एक वेस्ट है. ओके, वेस्ट मटेरियल है. तो हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही ज्यादा गार्बेज को जनरेट करते हैं. जैसे अगर हमने ग्राउंडनट खाए तो उसके शेल्स को हमने गिरा दिया, तो वो क्या है? एक वेस्ट है. हमने एक बस से ट्रेवल किया, उसकी टिकट हमारे पास है, जैसे ही हम बस से आउट हुए, बस से हम निकले, तो हमने क्या किया? उस टिकट को टीयर करके वहीं पे गिरा दिया. तो हमने क्या किया? हमने एक वेस्ट जनरेट किया, हमने गार्बेज को जनरेट किया. इसके अलावा गार्बेज के सोर्सेज क्या है? गार्बेज के 3 सोर्सेज है. डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट में हम क्या काउंट करते हैं? जो हमारे घरों से कचरा निकलता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट. इसमें किचन वेस्ट भी हो सकता है, लाइक वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, टी रिमेन्स, कॉफी रिमेन्स. ओके, इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्यूल्स में हम ऐड करते हैं, जैसे हम ब्रोकन टॉयज को गिराते हैं, ओल्ड क्लोथ्स है, तो इन सबको हम डोमेस्टिक वेस्ट में काउंट करते हैं. इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल गार्बेज. जैसे हमने इंडस्ट्री में कोई भी एक सॉलिड सा पार्ट बनाया, सॉलिड कुछ मटेरियल हमने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मटेरियल यूज हुआ उसमें जो मटेरियल बच गया उसे हम किस में काउंट करेंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट में. इसी तरह से एग्रीकल्चरल वेस्ट में हम किसको काउंट करते हैं? जो क्रॉप रिमेन्स रह जाते हैं, क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद में जो क्रॉप रिमेन्स रह जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट. इसी के साथ में पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते, पेस्टिसाइड्स एक केमिकल होता है. जब भी क्रॉप पे कोई भी कीड़ा लग जाता है तो उसे किल करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं स्प्रे का, उसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, इट मीन्स डिग्रेड नहीं होता है और सोइल में ही रह जाता है, तो जिसकी वजह से सोइल को ये इनफर्टाइल करता है, सोइल की फर्टिलिटी को कम करता जाता है. तो ये 3 तरह के वेस्ट होते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा गार्बेज एक्यूमुलेट होता है या फिर इकट्ठा होता है. तो अगर हम अब बात करें, हमारे सराउंडिंग में भी बहुत सारा गार्बेज होता है. हमारे घर से कचरा निकलता है, हमारे ऑफिस से कचरा निकलता है, स्कूल से कचरा निकलता है. तो अगर इस गार्बेज को हमने एक्यूमुलेट होने दिया, हमारे सराउंडिंग से हमने इसको रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा? तो ये डेफिनेटली हार्म कोज करेगा हमारी हेल्थ को, हमारी एनवायरनमेंट को, बहुत सारी डिजीज कोज करेगा. तो हमें इस गार्बेज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका रिमूवल, इसका डिस्पोजल नेसेसरी होता है इसके लिए. तो आपने देखा होगा कि आपके घरों से कूड़ा लेने के लिए एक वैन आती है, वैन वाला आता है या ट्रक वाला आता है, वो क्या करता है? आपके डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो उसे लेके जाता है. ओके, तो अब वो इतना सारा गार्बेज लेके जाता है तो उसे कहाँ रखता है? तो वो उस वेस्ट को लेके जाता है लैंडफिल में. लैंडफिल क्या होता है? ये एक लो लाइंग एरिया होता है, आपकी सिटीज से अवे, सिटीज से दूर होता है. लैंडफिल क्या होता है? ये एक लो लाइंग एरिया होता है आपकी सिटीज से दूर, जहां पर इस वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट या जितना भी वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जाता है.
लैंडफिल में ले जाने के बाद में इस गार्बेज में से कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है। जैसे कुछ यूजफुल होता है या फिर रीयूजेबल होता है, ओके, और कुछ नॉन यूजफुल होते हैं, नॉन यूजेबल, ओके। तो यूजफुल में अगर हम बात करें तो हम इसमें किचन वेस्ट की हम बात कर सकते हैं। किचन वेस्ट को हम इसमें यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो रिसाइकल हो सकती है तो उनको हम इसमें काउंट करते हैं ताकि उनको हम वापस से यूज कर सके। और नॉन यूजेबल जैसे पॉलिथीन बैग्स है तो उनको हम वापस से यूज नहीं कर सकते, तो उनको वहीं पे क्या करते हैं, उस लैंडफिल में स्प्रेड किया जाता है। और जब वो लैंडफिल पूरी तरह से इस वेस्ट से कवर हो जाता है तो उस पे हम सोइल की लेयर डालते हैं और उसको पार्क या फिर पब्लिक प्लेस में प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से लैंडफिल में गार्बेज का डिस्पोजल किया जाता है। अब इसके अलावा गार्बेज में क्या था, डोमेस्टिक वेस्ट था जिससे हम रीयूज या फिर रीन्यू कर सकते हैं। कैसे, इसमें हम बात करते हैं किचन वेस्ट की। अगर हम किचन वेस्ट की बात करें तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, टी रिमेन्स, और इन सबको हम इसमें किचन वेस्ट में काउंट करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग जब किचन वेस्ट से हम एक कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं या फिर मेन्योर को प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्ट जो होता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये कंपोस्टिंग की कैसे जाती है, फॉर दैट वी नीड अ पिट। हमें एक गड्ढा खोदना होता है, उस गड्ढे में जो भी किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट में क्या था, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स एंड टी रिमेन्स, कॉफी रिमेन्स, इन सबको हम उस पिट में डालते हैं। और उसके बाद में इसके अलावा वेजिटेबल मार्केट से जो वेस्ट होता है, क्रॉप रिमेन्स होते हैं, उनको भी हम इस पिट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इस पिट में डालने के बाद में उस पे जैसे हमने एक पिट लिया, पिट डिग किया, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर वेस्ट डाला, किचन वेस्ट डाला, और उसके बाद में एक लेयर सोइल की, फिर वेस्ट, फिर सोइल, फिर वेस्ट, फिर सोइल, जब तक ये पिट फिल हो जाता है तो उसको एक फाइनल ग्रास की लेयर से कवर कर दिया जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में आप देखेंगे जो आपने ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स डाले थे इनकी जगह पे सोइल लाइक सब्सटेंस आपको दिखाई देगा। तो वो सोइल लाइक सब्सटेंस क्या होता है, कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये वेस्ट जो था वो कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट हो, क्योंकि सोइल में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरियाज जो है वो इस वेस्ट पे डिकम्पोजिशन के लिए एक्ट करेंगे, उसको रोट करेंगे यानी उसको गला देंगे ताकि ये वेस्ट जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सके। ओके, अब यहाँ पे टर्म आती है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, यू कैन हैव एन आइडिया दैट कंपोस्टिंग से रिलेटेड ही है वर्मी कंपोस्टिंग। तो जब हम कंपोस्टिंग के लिए अर्थवॉर्म्स का यूज करते हैं, अर्थवॉर्म्स, और इन्हें रेडवर्म्स भी कहा जाता है, अर्थवर्म्स या रेडवर्म्स का हम यूज करते हैं कंपोस्टिंग के लिए, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्यों की जाती है, कंपोस्टिंग हम नेचुरली ये भी कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग से क्या होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो हास्टन हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यानी कि रैपिड डिकम्पोजिशन करने के लिए हम अर्थवर्म्स का यूज करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी सेम प्रोसेस रहता है। हमें एक पिट डिग करना है, गड्ढा खोदना है, उसके अंदर हमने क्या डाला, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, टी रिमेन्स, यानी चाय पत्ती, चाय बनाने की जो चाय पत्ती रहती है दैट इज कॉल्ड टी रिमेन, तो उस चाय पत्ती को हम इसमें डालेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस पिट में
थोड़ी सोइल डालेंगे। सोइल डालने के बाद में एक लेयर सोइल की डाल के हम इसमें ड्राई एनिमल डंग डालेंगे। ड्राई एनिमल डंग डालेंगे, थोड़ा स्प्रेड करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद में उस पर क्या करेंगे, हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे। वाटर स्प्रिंकल करने के बाद में उसमें अर्थवॉर्म डालेंगे उस पिट में, और उसको हम सोइल से कवर कर देंगे। अब रेडवर्म्स जो है वो इस वेस्ट पे एक्ट करेगा, जैसे बैक्टीरिया एक्ट कर रहे थे वैसे रेडवर्म्स जो है वो इस वेस्ट पे एक्ट करेंगे और इसको कंपोस्ट में चेंज करेंगे। ओके, कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या इसमें नेसेसरी क्या एक्शंस रहते हैं कि इस पिट को पीरियोडिकली या फिर टाइम टू टाइम वाटर देते रहना है। प्लस क्योंकि रेडवर्म्स जो है, अर्थवर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा कोल्ड में भी नहीं रह सकते, और इनको मॉइस्चर की नीड होती है। तो जब हम पानी को स्प्रेड करेंगे, पानी को स्प्रिंकल करेंगे, तो यहाँ पर मॉइस्चर आएगा और ये अपना काम इजीली कर सकेंगे। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। हमने पढ़ा लैंडफिल। लैंडफिल लो लाइम एरिया होता है जो कि वेस्ट, जहां पर वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है और उसको बाद में वहां से वेस्ट को सेपरेट किया जाता है यूजेबल और नॉन यूजेबल कंपोनेंट्स में, और उसके बाद में उस एरिया को पार्क या फिर प्लेग्राउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में पढ़ा कंपोस्टिंग, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू सेम प्रोसेस रहता है, और वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवर्म्स का यूज करते हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में हम 3R प्रिंसिपल पढ़ते हैं। 3R प्रिंसिपल क्या होता है? R से मतलब है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। 3R प्रिंसिपल, इसमें 1R का मीन होता है रिड्यूस, देन रीयूज एंड देन रिसाइकल। ओके, रिड्यूस से मतलब है कि यूज को कम करना। इट मीन्स जितनी हमें नीड है हम उतना ही मार्केट से परचेज करें, या फिर जितनी हमें नीड है हम उतना ही खाएं, उसको वेस्ट ना करें। दैट इज कॉल्ड रिड्यूस, मीन्स यूज को कम करना। रीयूज मतलब कोई चीज हमारे पास है उसको फिर से यूज करना। लाइक हमने क्या किया, हमने हमारे ओल्ड क्लोथ्स होते हैं तो हम अपने यंगर्स को वो क्लोथ्स जो है वो वियर करवा सकते हैं। हमारी ओल्ड बुक्स जो है उनको हम दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रीयूज होगा। और रिसाइकल की अगर हम बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, उसको फिर से यूज के लिए, कोई टूट गया है, लाइक कोई टॉय टूट गया है या फिर कोई पेपर है, तो उसको फिर से यूज के लिए एबल बनाना इज कॉल्ड रिसाइकल। जैसे हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं। पेपर आपने क्या किया, आपकी ओल्ड नोटबुक्स है उसको आपने कबाड़ी वाले को सेल कर दिया, तो वो कबाड़ी वाले क्या करेगा उन पेपर्स का, वो जहां पर ये पेपर्स रिसाइकल होते हैं उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं और पेपर फिर से रिन्यू किया जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकल। पेपर की रिसाइकलिंग कैसे की जाती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। हाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज डन, कि पेपर को रिसाइकल कैसे किया जाता है। सो फॉर दैट, अगर हम इसको घर पे भी थोड़ा कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए वी विल रिक्वायर नोटबुक पेजेस और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, एनवेलप्स, इन सबकी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो इनको हम छोटे छोटे पीसेस में टीयर करके एक बकेट में या फिर एक टब में डालेंगे और उसको पानी ऊपर से उसमें पानी पोर करेंगे, पानी डालेंगे और एक दिन के लिए उसको पानी में डिप ही रहने देंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, हम उसे मैश करेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा रोट हो जाएगा, थोड़ा गल जाएगा, तो उसको हम हाथ से मैश करेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट को अब हमें इसके अलावा एक इक्विपमेंट चाहिए होता है, दैट इज फ्रेम। फ्रेम में एक नेट होती है,
नेट भी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, उस पेस्ट को, लाइक ये फ्रेम है और इसमें नेट लगी हुई है, बहुत ही बारीक नेट होती है। तो अब इसमें क्या होगा, इस पेस्ट को जब हम इसमें स्प्रेड करेंगे, तो स्प्रेड करने के बाद में इसके ऊपर अपर की सरफेस जो होगी उसको हम इवन करेंगे, मीन्स उसको प्लेन करेंगे और उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, वेट करेंगे जब तक कि उसमें जो पानी है वो उसमें ड्रेन ना कर जाए, उस नेट में से निकल ना जाए। और ज्यादा पानी है, ज्यादा वाटर है, तो हम इसके ऊपर, उस पेस्ट के ऊपर एक न्यूज़पेपर की शीट को स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि न्यूज़पेपर जो है वो वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। तो पूरा वाटर ड्रेन होने के बाद में अब हम इस फ्रेम में से केयरफुली इस पेस्ट को निकालेंगे और न्यूज़पेपर की शीट पे सन ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब सन ड्राई होने के लिए रखेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर्स पे थोड़ा वेट डालना पड़ेगा, ताकि उसके कॉर्नर्स कर्ल ना हो, मुड़ ना जाए। ओके, सो इस तरह से हम पेपर को जब वो ड्राई हो जाएगा तो हमें एक न्यू शीट मिलेगी और उसे हम फिर से यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग और एनीथिंग यू वांट। ओके, तो अब इस तरह से हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं। अगर हमें पेपर को कलरफुल बनाना है तो हम इस पेस्ट में ही फूड कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, और डिफरेंट पैटर्न्स हमें चाहिए तो इस नेट में पेस्ट को डालने से पहले हम इसमें फ्लावर की पेटल्स और ड्राई लीव्स वगैरह हम इसमें डाल सकते हैं, ताकि हमें शीट पे डिफरेंट पैटर्न्स, ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमें ऑब्टेन हो सके। सो इस तरह से पेपर की रिसाइकलिंग की जाती है। सो आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू यू। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक, अ बोन और अ कर्स। बोन क्या होता है? बोन होता है कि हमें, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, एक वरदान है, और कर्स मीन्स अभिशाप, यानी कि उसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये दोनों ही बातें हैं। अ बोन और अ कर्स। बोन मीन्स वरदान, उसके एडवांटेजेस, और कर्स मीन्स अभिशाप, उसके डिसएडवांटेजेस। तो अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक हमारे लिए दोनों ही बातें हैं, कि वो हमारे लिए बोन भी है और हमारे लिए कर्स भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ की, तो प्लास्टिक जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही नेसेसरी है। हम कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लाइक टूथब्रश, कोम्ब, पेन और शूज, बैग्स, ये सब किससे बनते हैं? प्लास्टिक से बनते हैं। हमारे टॉयज प्लास्टिक से बनते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स के कुछ पार्ट्स, टेलीविजन के पार्ट्स, रेडियोस के पार्ट्स, ये भी किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक हमारे लिए नेसेसरी भी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो हमारे लिए बोन भी है। अगर हम बात करें इसके कर्स की, तो कर्स क्यों है? हमें पता है कि प्लास्टिक लाइक पॉलिथीन बैग्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इट मीन्स ये एनवायरनमेंट में एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो इसको डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये क्या करेगा? अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो हमारे लिए हार्म कोज करेगा। हम प्लास्टिक बैग्स में अगर अपने फूड आइटम्स को पैक करते हैं तो वो हमारे फूड आइटम्स पे टॉक्सिक इफेक्ट डालता है और हमारे फूड आइटम को स्पॉइल करता है। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो क्या होगा? उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी। और अगर हम ये प्लास्टिक बैग्स को हम क्या करते हैं, पॉलिथीन्स है, इनको, प्लास्टिक पेपर्स है, इनको रोड्स पे ही स्प्रेड कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। और क्योंकि एनिमल्स जो है उनको तो इतनी समझ में नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, इन पॉलिथीन बैग्स को भी ईट कर लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, जिससे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उन एनिमल्स का, उसमें चोक हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, और दैट कैन लीड टू दियर डेथ, और इसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। सो ये कर्स भी है प्लास्टिक, हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी है। अगर ड्रेन्स में पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक पेपर जैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होगा? जो ड्रेन्स का पानी है वो रोड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वाटर जब एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि वो डर्टी वाटर है, तो एक्यूमुलेट होने की वजह से उसमें फ्लाइज, मॉस्किटोस, ये सब भी एक्यूमुलेट होंगे, और फिर वो क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज, मलेरिया, डेंगू। और अब हम बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं होता है। तो
प्लास्टिक के यूज को मिनिमाइज करने के लिए और गार्बेज के डिस्पोजल गार्बेज से डील करने के लिए हम क्या कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें क्या करना है, गार्बेज को और प्लास्टिक को मिनिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उसके यूज को बंद करना है। इट मीन्स अगर हम वेजिटेबल मार्केट से वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं, तो क्या करना है, हमें प्लास्टिक बैग्स को यूज करने की बजाय हमें पेपर बैग हम यूज कर सकते हैं या फिर क्लॉथ बैग हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स को या दूसरे गार्बेज को हमें रोड्स पर स्प्रेड नहीं करना है। हमें प्लास्टिक बैग्स को कभी भी बर्न नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम बर्न करेंगे तो इसमें से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे हेल्थ को भी हार्म कोज करेगी। इसके अलावा किचन वेस्ट जो है उससे हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग आपने पहले पढ़ ही लिया था। उसके बाद में पेपर को हम रिसाइकल करना चाहिए और दोनों साइड पेपर की हमें यूज करनी चाहिए। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। And one more thing that we should remind in our mind that the more garbage we generate, more difficulties will be there to get rid of. It means जितना garbage हम generate करेंगे उससे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होगा। So our chapter is completed here and our book is completed here. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.